फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम पहले से करवा देंगे। आपका एग्ज़ाम परसों है। हम आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आए हैं। हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम ऑफ माइंड दे देगा बेटा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आने वाले हैं। और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो कर लेने के बाद, ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली डैम श्योर है मेरा कि आप 100% इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके एग्जाम के लिए मैं आपको पहले से बधाइयाँ दे रहा हूँ, आप लोग को बेस्ट विशेष कर रहा हूँ। बिलीव करता हूँ कि इस बार का एनडीए आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जाएगा आपका। और एग्ज़ाम में एक बात पे ध्यान देना कि हमारे टक्कर में भी कोई नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे इस बार के एग्जाम को। और जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन करें। लास्ट टाइम का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। जो बच्चे थे पहले उन्होंने बोला कि सर हम लोग प्रिपरेशन उस लेवल का करके नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए मैंने इस बार का लेवल थोड़ा बढ़ा रखा है। पेपर देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। होप यू अंडरस्टूड। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज की क्लास में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट a इज इक्वल टू एक x सच दैट x अ प्राइम फैक्टर ऑफ 240 गिवन है। और सेकंड b सेट गिवन इज x सच दैट x इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स बोला है, फैक्टर नहीं बोला है, एनी टू प्राइम फैक्टर्स बोला है। तो मतलब अभी इसमें थोड़ा समझने की बात है। ऑफ 240 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू समझ लीजिए। a हमारे पास है दैट इज 240 को मैं अगर फैक्टराइज करता हूं तो जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो होगा a का वैल्यू। लाइक 240 को पहले मैं आपको फैक्टराइज करके दिखा देता हूं। 240 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरीके से डेवलप हो जाएगी। लास्ट वन इज 5। देखिए इसमें अगर देखा जाए प्राइम फैक्टर की बात कही जाए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, इसमें से अभाज्य कौन कौन सा होगा। पहले तो मैं इसका गुणनखंड निकाल लूंगा, इसमें से देखूंगा कौन कौन सा अभाज्य गुणनफल है। मतलब इसमें से मेरे को ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है। तो आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा 2 एक प्राइम फैक्टर होगा, 3 होगा और 5 होगा। आप बोलोगे सर 2 तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स आया हुआ है। यस, अगर वो 4 टाइम्स आया तो बेटा उसको सिंगल टाइम आपको लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, कॉमा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये आपका सेट a की वैल्यू है बेटा। अब मैं बात करता हूं सेट b के बारे में। सेट b थोड़ा सा घुमा के बोला है, ये बोल दिया है कि सम ऑफ 2 प्राइम फैक्टर्स। 2 प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ 2 टर्म लिखना है। तो मतलब 2 और 3 भी हो सकता है, 3 प्लस 5 भी हो सकता है दैट इज 8, और 5 प्लस 2 भी हो सकता है दैट विल बी 7। तो मतलब b जो नया सेट बनेगा बेटा उसकी वैल्यू जो होगी आपके पास 5,8,7 हो जाएगी, या फिर 5,7,8 भी लिख सकते, कोई इशू नहीं इसमें। अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि क्या इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है पूछा हुआ है। तो पहला कंडीशन देख रहे हो कि 5 क्या नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है। a और b में इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है क्या 5। पहले आप इंटरसेक्शन निकाल तो लो, उसके बाद तो आप चेक करोगे कि यार ये बिलोंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला काम क्या करना, a इंटरसेक्शन b निकाल लेना। सो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू का इंटरसेक्शन होगा 5 ओनली। इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में पहला ऑप्शन में ही पहले ही पता चल गया कि क्या बोला, a इंटरसेक्शन b का क्या 5 होता है। तो 5 तो एक्चुअली बिलोंग कर रहा है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि नॉट बिलोंग्स टू बोला है, इसका मतलब इसके अंदर नहीं आता है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहला कंडीशन गलत है, क्योंकि 5 एक्चुअली a इंटरसेक्शन b का ही एलिमेंट है। ये बात कुछ समझ में आई। यस। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन के बारे में सोचेंगे। 7, क्या 7 a इंटरसेक्शन b में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ 7 है आपके पास, डेफिनेटली नहीं है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड की बात करता हूं, 8 क्या है, a इंटरसेक्शन b में है क्या। देखिए a इंटरसेक्शन b देखो, क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं करता, बिकॉज इसमें 5 सिर्फ है। तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। और लास्ट कंडीशन में पहुंच जाए बच्चे, क्या बोल रहा है, 8 क्या है, बिलोंग कर रहा है a यूनियन b का। यस, a यूनियन b बना तो लो पहले। a यूनियन b कैसे बनेगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में देख लीजिए, अब हम लोग को ये पता करना है कि अब क्या कॉन्सेप्ट है दोनों का। बोलो कि क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या 8 बिलोंग्स टू a यूनियन b है, डेफिनेटली है। तो लास्ट कंडीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा डी। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको।
लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास बच्चे क्वेश्चन दिया है, ए बी सी दे दिया है, 3 सेट्स दिया है जिसमें n ऑफ ए की वैल्यू 25, n ऑफ बी की वैल्यू 20 दी है, n ऑफ सी की वैल्यू 27 दी है, n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 दी है, n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 7 दिया है, n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 दिया है। 5 मैंने कुछ भी नहीं, मतलब ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रखना। और क्वेश्चन में दिया देन n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी बोला है। तो बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा। आप लोगों कितने लोग को याद आ रहा है? जिनको याद आ रहा है प्लीज कमेंट में लिखिए यस। ओके, सो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा फॉर्मूला होता है n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एक क्वेश्चन में दे दिया, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, लास्ट वन इज प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद आया? कितने लोगों का करेक्ट आंसर है ये फॉर्मूला? यस, जितने लोग का करेक्ट है उसने अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए यस यू आर राइट। ओके, ये फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सेट्स थ्योरी का फॉर्मूला है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये अपने पास वैल्यू दे रखा है, हमें ये वैल्यू निकालने बोला है। तो एक कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है कि n ऑफ ए क्या है, n ऑफ बी क्या है, n ऑफ सी क्या है, n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सी इंटरसेक्शन ए भी दिया है। एक चीज अननोन है, क्या चीज है? वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये अननोन है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, जब ए और सी में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो तीनों में कुछ इंटरसेक्शन होगा? यस नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और आपके पास पता है ए इंटरसेक्शन सी जो लिखा है या सी इंटरसेक्शन ए लिखा है वो 5 होगा, तो n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी इंटरसेक्शन है ये, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो 0 बताएगा। 5 क्या बता रहा है? इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब वैल्यू पुट करें बच्चे, तो वैल्यू पुट करेंगे। n ऑफ ए के प्लेस में हमारे पास 25 दिया है, n ऑफ बी के प्लेस में 20 दिया है, n ऑफ सी के प्लेस में 27 दिया है, -5 है, -7 है, प्लस -0 है, देन +0 लिख देना। चलिए अब इनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, दिस बिकम 20 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देन 20 और ये -+20। लास्ट आंसर आपका 60 आ रहा है। चलिए ऑप्शन में चेक करिए कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। हमारा क्वेश्चन बोलता है देयर आर 2 फाइनाइट सेट्स m हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। मतलब 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट दिए हुए हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं बता दूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 फाइनाइट सेट है, 2 परिमित समुच्चय हैं जिनमें m और n आपके अवयवों की संख्या दी गई है। तो बोलता है तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय बोलते हैं, सबसेट माने उप समुच्चय। कुल उप समुच्चयों की संख्या जो है, जो पहले वाले की कुल उप समुच्चय की संख्या जो है 56 ज्यादा है दूसरे के उप समुच्चय की संख्या के। तो इसमें पूछा है तो m और n का क्या मान होगा? तो कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n? लेट वी डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज नंबर ऑफ सबसेट। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट। किसी को याद आ रहा है बच्चे? डेफिनेटली नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power m। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो m हो जाएगा, और नंबर ऑफ सबसेट ये क्या है? सेट ऑफ a का है। वैसे ही b का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट। डेफिनेटली इसका सबसेट ऑफ b जो होगा वो होगा 2 की पावर n होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग, क्या बोलता है? जो a का नंबर ऑफ सबसेट है ना बच्चे, वो 56 ज्यादा है b से। b का नंबर ऑफ सबसेट से कितना ज्यादा है? 56 है। तो क्या हम m और n निकाल सकते हैं? कितने बच्चों को समझ में आया?
डेफिनेटली जितने बच्चों को आया होगा प्लीज लाइक बटन दबाइए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, आ सकता है डेफिनेटली। तो ये 2 टू दी पावर m इक्वल टू 2 टू दी पावर n प्लस 56 है। आप कैसे लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई, 2 टू दी पावर m माइनस 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 56 लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना पड़ेगा, मैथ्स है तो 2 टू दी पावर n कॉमन निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा, इक्वल्स टू 56 होगा। आई थिंक समझ में नहीं आया। देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है ना तो इस ग्रुप में ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई 2 की पावर n का यहाँ से और डिवाइड करना 2 की पावर n का, इससे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 56 को थोड़ा कंपेयर करें, 2 टू दी पावर n, ये देखिए बच्चे 2 टू दी पावर m माइनस n है, -1 इक्वल टू 56 को आप लिख सकते हो 8 7 जा 56। डेफिनेटली जिन बच्चों से बन गया होगा कमेंट सेक्शन में m और n की वैल्यू लिखेंगे जल्दी से। अब ये देखिए n क्या होगा m क्या होगा, देखिए कंपेयर करेंगे तो पहला टर्म जो दिख रहा है 2 की पावर n किसके बराबर है 8 के, डेफिनेटली 2 की पावर n बिकम्स 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। अब दूसरा कंडीशन बच गया m माइनस n, देखिए कंपेरिजन यहाँ पर एक और बच गया है, क्या कंपेरिजन है देख लें। कंपेरिजन हमारे पास दो फैक्टर आए थे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n, -1 इक्वल्स टू था हमारे पास 8 इंटू 7 था हमारे पास, हमने इसमें कंपेयर किया तो पहला पार्ट तो कंपेयर इससे हुआ था, सेकंड फैक्टर को इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा 2 टू दी पावर m माइनस n -1 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा, और 7 को हम 8 के इक्वल भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर ये 8 -1 लिख सकते हैं आप 7 को, और ये 2 टू दी पावर m माइनस 2 टू दी पावर m माइनस n -1 है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो 2 टू दी पावर m माइनस n जो है 2 टू दी पावर m माइनस n जो है किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो मतलब 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस n के इक्वल हो जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है बताइए कि m माइनस n भी किसके बराबर हो जाएगा, वो भी किसके बराबर होगा 3 के बराबर, ठीक है। m माइनस n किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए m कितना n कितना आया था थोड़ी देर पहले, देखिए हाँ n कितना आया था 3, अब यहाँ 3 पुट करेंगे सो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ m इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो आंसर क्या क्या है बच्चे m इज इक्वल टू 6 और n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 3 आया। लेट वी सी द आंसर, आंसर चेक करें कौन सा ऑप्शन है, डेफिनेटली पहला आंसर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, तो आंसर है 6,3। जितने बच्चों को समझ में आ गया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है द रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है, इस क्वेश्चन में रेंज निकालने बोला, डोमेन नहीं निकालने बोला, थोड़ा समझना। और इस क्वेश्चन में लिख कैसे दे दिया है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन दे दिया है। अब बोलोगे सर रेंज का क्वेश्चन है और पूछ रहा परमुटेशन, परमुटेशन से भी रेंज निकालते हैं क्या, मैं बोलूँगा हाँ निकल सकता है। मैंने इस बार इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस लेवल तक आपको पेपर पूछ लिया तो आप उसमें ना धराशायी ना हो। देखते हो जब भी आप अभी एनडीए का लास्ट टाइम का एग्जाम हुआ, बहुत घटिया रिजल्ट रहा, बहुत सारे बच्चे मैथ्स क्लियर ही नहीं कर पाए, तो उसका सिंगल रीज़न है कि वो उतना डेप्थ में पढ़े ही नहीं। अब एनडीए जो पूछने लगा है वो पहले जैसा नहीं पूछ रहा है, अब वो क्या करता है AIEEE के क्वेश्चन डालने लगा है। AIEEE पिछले टाइम AIEEE चलता था, आज का मीन्स का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको भी क्लब करते जा रहा है और डालते जा रहा है आपके पेपर में। चलिए इससे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे दिया फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दैट इज 7 माइनस x और p x माइनस 3 दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप मुझे सोच के बताएंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है। इसको अगर आप थोड़ा सा याद करें तो NPR वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, याद करें क्या है NPR का कॉन्सेप्ट। बताइए NPR जो होता है वो क्या पैटर्न को शो करता है, सोच के बताइए मुझे कि NPR जो होगा वो किस पैटर्न को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली आपको जो भी n की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है, मतलब n की वैल्यू मिनिमम क्योंकि इंटीजर होता है,
मिनिमम n की जो वैल्यू होगी, ऊपर के टर्म की वैल्यू होती है वो n होता है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होता है। तो मतलब आपको अगर ये पता नहीं था तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होना चाहिए। और जो r होगा, r की कंडीशन क्या होती है, r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। r क्या दे दिया हमारे पास, r मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन किसके, 0 के हो गया। ये दो कंडीशन आपको आ गया, इससे आप डोमेन निकाल पाएंगे। क्या कंडीशन है वो चेक करें। पहला कंडीशन पे वर्क करते हैं। n मतलब कौन है हियर, इंस्टेड ऑफ n मतलब क्या है, अपन 7 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 7 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होना चाहिए। ये बात कुछ समझ में आई। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 6 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे गलत बनाते हैं। यहाँ से क्या गलती करते हैं, देखो दोनों साइड माइनस है तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक्स का मान जिससे छोटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6 से। तो मतलब यहाँ इंटरचेंजेस होगा, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल देन क्या हो जाएगी, 6। एक कंडीशन आ गया है हमारे पास। सेकंड कंडीशन मतलब r मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x की -3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो x की वैल्यू जो होगी किससे बड़ी होगी, बराबर होगी 3 से। दो कंडीशन आपको दिख रहे हैं x के लिए, कौन कौन से, एक कंडीशन दिख रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू दिख रही है x की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 6 होनी चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो x हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये बात कुछ समझ में आई आपको, यस आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग इसका ही सेकंड पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू निकला है वो क्या बता रहा है, x जो वैल्यू निकला है वो क्या बता रहा है, x क्या होता है, डोमेन होता है। हमें पूछा है डोमेन मतलब प्रांत होता है। अब पूछा है परिसर निकालना, रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालना माने रेंज निकालना है। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है हमको दिख रहा है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या पॉसिबल बेटा, 3, 4 और 5 हो सकता है। तो मैं अगर लॉजिकली यहाँ लिख दूं तो यहाँ पर मेरे पास 7 माइनस, स्टार्टिंग कैसे कर रहा हूँ, 3 से करूंगा, 7 माइनस 3 p, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4p0 हो जाएगा। सॉरी, पहला टर्म क्या हो गया 4p0। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखा पहले, मैंने x इज इक्वल टू कितना लिया, मैंने 3 लिया। देन मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूं। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 4 लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 7 माइनस 4p क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3p1 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हुआ हमारे पास, 3p1 हो चुका। और लास्ट आप ये कह रहे 4 ले चुके हैं, अब लास्ट टर्म क्या लेंगे, 5 लेंगे। मैं यहां लिख दूं x इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5p, फिर नेक्स्ट क्या है 5 माइनस 3, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2p2। देखिए बच्चे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू हमारे पास आ गई कि हमने बोला कि 3p1 आएगी, 4p0 आएगी, और क्या बन जाएगा हमारे पास 2p2 आ रहा है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं, आपके पास क्या क्या रिजल्ट आया। एक रिजल्ट आपके पास आया 4p0, सेकंड रिजल्ट आया आपके पास 3p1, थर्ड रिजल्ट आया आपके पास 2p2। ये सब क्या होगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन रेंज उत्तर हमारे पास उसका परिसर जो है ना इस पैटर्न में दिया ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन घुमा रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया ये A1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 इस पैटर्न में दे रखा है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, इस पैटर्न से अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना बच गया है। 4p0 का मतलब है NPR का फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। बच्चे याद कर लो, ये फॉर्मूला है NPR का। फॉर्मूला से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। आपको आया दिमाग में, यस डेफिनेटली आ गया होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 मीन्स 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। 4p0 की वैल्यू 1 आ चुकी है। 3p1 की वैल्यू करते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, आंसर आएगा 3। और लास्ट टर्म देख लीजिए बच्चे, 2p2 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा बच्चे। तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब ये होगा 2 अपॉन 1
फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इंटू 1 है, कैंसिल कर लेना बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपको क्या क्लियर हुआ, इसका रेंज क्या आ गया बच्चे, इसका रेंज आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है रेंज में, इसके पास अपने पास अवेलेबल है 1, 2 और 3 आ रहा है। एक बार चेक कर लें हमारे रिजल्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हमारे पास ऑप्शन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता दूं क्या किए, पहले हम लोग कंडीशन समझे, बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है बच्चे। ये दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स p x माइनस 3 है, तो हमने को देखना है कि n, ये ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है, तो n की कंडीशन हमें क्या होती है पता होना चाहिए। n की कंडीशन होती है कि n हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है 1 से, और नेक्स्ट होता है r जो बेस है इसका, वो क्या होता है मिनिमम वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। मैंने दोनों कंडीशन ले लिया, पहले कंडीशन के प्लेस में मैं 7 माइनस एक्स लिखा न्यूमरेटर में ऊपर वाले पार्ट में, तो 7 माइनस एक्स को मैं ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ले लिया है, इससे x का वैल्यू पता चल गया। सेकंड वाले कंडीशन में ये जो r की जगह में मैंने लिख दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, तो इससे कंपेरिजन किया तो बच्चे मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू 3 से बड़ी आएगी, और इस कंडीशन में 6 से छोटी आ रही थी। दोनों के बीच में कंबाइंड सोल्यूशन लिखा गया कि ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये आने के बाद बच्चे आंसर अब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में पैटर्न अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन में पैटर्न दिया है 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 बोला है, तो x की जगह में आप 7 माइनस 3 लिखेंगे, p लिखेंगे, 3 माइनस 3 लिख देंगे, 4p 0 हो जाएगा। फिर आप एक बार 4 लेंगे बच्चे, तो 7 माइनस 4p 4 माइनस 3 करेंगे तो 3p1 आ जाएगा बच्चे। फिर लास्ट कंडीशन बच गई थी, उसे भी मैंने सॉल्व कर दिया, 2p2 आया था। यहाँ पर देखिएगा कि मैं x इज इक्वल टू 5 पुट किया जब मैं, तब मेरे पास वैल्यू आई 7 माइनस 5p 5 माइनस 3 मतलब 2p2 आ गया। अब इसमें परमुटेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ये भी बता दिया है बच्चे, ये आपको आता होगा डेफिनेटली। तो सभी परमुटेशन वैल्यू निकालने के बाद जो आंसर आया है वो है रेंज। वो क्या है, रेंज, ये है परिसर। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, लेकिन डेफिनेटली अब जा रहे हैं हम एनडीए के लिए, तो आईटीआई वाले क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा नॉलेज, दोनों के दोनों एक साथ रिक्वायर्ड है। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके का दिया है, क्वेश्चन में बोला है बच्चे कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3 और रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए दो अच्छी दिमाग की जरूरत है। पहला तो साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा, दूसरा डिनोमिनेटर क्या दिया है, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके का बिहेव करता है वो पता होना चाहिए, और साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। देखिए साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू होती है वो x माइनस 3 दे रखी है, अगर अंदर में कुछ भी दे दे इसको होना चाहिए -1 से +1 के बीच में। ये आप में से कितने लोगों को पता था? डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि एनडीए का पेपर देने बॉस, तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है x माइनस 3 इन दोनों के बीच में होगी, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। डेफिनेटली +3 करते जाएंगे, दोनों साइड +3 की है, क्यों की है पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू आ रही है बच्चे कि 2 से बड़ी है, 4 से छोटी है। तो पहला आपको कंडीशन निकल गया कि x की वैल्यू किसके और किसके बीच में आएगी। ये फर्स्ट कंडीशन है ना, बिकॉज दो कंडीशन से बना हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन देगा तो पहले डोमेन निकालने के लिए पहले देखिए ऊपर वाले से न्यूमरेटर से एक डोमेन 1 निकलता है, ये D1 निकलेगा। D1 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्लोज इंटरवल में 2,4 लिख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है D2 के बारे में बात करते हैं। रूट के अंदर का टर्म है, रूट के अंदर क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0 होता है, लेकिन इक्वल्स टू तब होता है जब वो न्यूमरेटर में रहता है। अभी किस में दे रखा है भाई, डिनोमिनेटर में दे रखा है। गलती मत कर देना एग्जाम हॉल में जाके, ये डिनोमिनेटर के अंदर में इक्वल ले लिए तो एक्स की वैल्यू हम समझ लो कि एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर -9 मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स अगर आपको 3 लिख दिया तो डिनोमिनेटर में इनडिटरमाइंड वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, उसको लेना ही नहीं है। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल लेस देन कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 हो जाएगा।
तो x की वैल्यू देखिए लेस देन वाली कंडीशन में दो लोग के बीच में आती है, -3 और +3 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे बना है सर, ये कन्फ्यूजन है बोलोगे तो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसको एक काम कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको लिखो x² इज लेस देन 9 लिख सकते हो। एक काम कर लो ना, x² -9 इज लेस देन 0 लिख देना, इसको फैक्टराइज कर देना, एक बार +3 आएगा, एक बार -3 आएगा, और ये x की वैल्यू लेस देन, x की वैल्यू दो लोग के बीच में आ जाएगी। अब इसके अंदर रख के देख लेना वैल्यू, जैसे 3 से बड़ी लोगे ना तो ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 से छोटी रखेंगे और -3 से बड़ी रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा x का वैल्यू है। अब दोनों के लिए ये क्या निकल गया, D2 निकल गया, तो D1 और D2 में कंपेयर करेंगे। इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेना बच्चे, तो यहाँ पर एक लिखना 2, यहाँ पर लिखना 4, और यहाँ पर नंबर लाइन थोड़ा बड़ा कर दो, यहाँ लिख दो -3 और यहाँ पर लिख लो, ये होगा -3 और यहाँ पर लिख लो +3। इनके बीच में आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। बताओ दोनों के लिए कॉमन क्या चीज़ है, वही आंसर होगा जो कॉमन डोमेन होगा। कॉमन डोमेन क्या दिख रहा है बच्चे, ये कॉमन डोमेन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये 3 है ना, ये 3 देखिए, यहाँ से देखिए इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये 2 to 4 में, यहाँ है 2 to 4 था और ये था -3 से +3 था। इनके बीच में कॉमन पोर्शन देखा जाए तो ये वाला पोर्शन है, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू कितने आ जाएगा बच्चे, 2 से 3 तक। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर में देखना है कि साइन इनवर्स के अंदर में फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू दिया होगा उसको -1 से +1 के बीच में कर देंगे, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकल जाने के बाद वो पहले कंडीशन की वैल्यू है, फिर डिनोमिनेटर का दूसरा कंडीशन निकालेंगे और रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए, सॉल्व कर लेंगे, इससे x की वैल्यू पता चल जाएगी, -3 +3 के बीच में आएगी। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन है, इस कंडीशन के लिए भी कॉमन है और इस कंडीशन के लिए भी कॉमन है, तो दोनों के लिए कॉमन कंडीशन देखा जाए तो वो होगा 2, इसमें भी ले सकते थे, इसमें भी ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते भाई क्योंकि ये 4 तक जाएगा ही नहीं, तो 3 तक ले सकते हैं, बट 3 के इक्वल होगा नहीं होगा, तो 3 को ओपन इंटरवल में लेना पड़ेगा बेटा। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया है ना थोड़ा गलत दे रखा है, तो आंसर में ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में होना चाहिए 3 से छोटा, 3 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर में ना जो पैटर्न लिखा है ना, इसको ओपन इंटरवल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है बेटा, जो समझ में आया, जो कंडीशन बताया मैंने, कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए बच्चे, हमारे पास अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले वाले क्वेश्चंस में मैं आपको सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन करवाया था, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें मैंने आपको ये बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन किस पैटर्न के आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आज आपको जो भी क्वेश्चन बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। ऐसे कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में स्टक कर देंगे, हर बच्चे के से बनेंगे नहीं। पेपर हॉल में देखते होंगे ना आपको कि कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो एवरेज सभी बच्चा स्कोर कर रहा है, हर बच्चा 50 मार्क्स तक तो दौड़ जा रहा है। देखो 50 क्वेश्चन करेक्ट बना रहा है 120 में से, 50 तक वो मूव कर रहा है। बाकी उसके बाद का जो गेम है मतलब 75-80 तक जो पहुंचने का जो गेम है, उसमें जो 30 क्वेश्चन जो फंसाते हैं, वो 30 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन जिसको कोई बच्चा बनाते समय वहाँ स्टक हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट वी स्टार्ट। इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार का है कि यदि x की वैल्यू दे दिया है 2 + 5i दे रखा है और बोल दिया है कि इसकी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या बच्चे आप दिमाग लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दिया सोचने के लिए, थोड़ा सोच लो, उसके बाद मुझे बताओ कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सोचो, दिमाग लगाइए। फैक्टराइजेशन करें? यस, ये बात तो सही सोचे आपने कि फैक्टराइज कर सकते हैं सर। तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं सोचिए, स्क्वायरिंग करने के बाद। यस, स्क्वायरिंग करने के बाद कैसे करेंगे देखते हैं बच्चे। इसका दिमाग मैं आपको लगा के बता रहे हैं आपको कैसे दौड़ाना है इसका दिमाग। आपको करना कुछ नहीं है, x इक्वल्स टू दिया है 2 + 5i, आप क्या करोगे x - 2 = लिख दोगे 5i। अब क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो x माइनस 2 का जो स्क्वायर होगा बेटा वो 5i के स्क्वायर के इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो होगा वो स्क्वायर होगा 25 i का स्क्वायर मतलब माइनस 25। तो ये सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 0 आने वाला है बच्चे। यहाँ कोई कंफ्यूज हो रहा था क्या? यस, आई स्क्वायर पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरे को लगता है इतना नॉलेज अपन को आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गया। अब करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करके चेक कर लेना, इसको डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 से डिवाइड करना। इसको किसको डिवाइड करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 19, इसको डिवाइड कर लेना। एक बार में डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है, यस। तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब एक बार मतलब 1x टाइम्स में बेटा, यस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 29x। चलिए इतना तो हो गया, आपकी कहानी खत्म। यहाँ तक कुछ माइनस हो सकता है? यस माइनस हो रहा है सर, ये कैंसिल कर रहा है, यस डेफिनेटली। और ये माइनस का प्लस कर देंगे, ये क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा। जब इसको माइनस करेंगे बेटा ये क्या होगा? माइनस प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास, माइनस 19 आएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास इतना टर्म आ चुका है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। एक काम करिए, अब डिवाइड कर लिए हैं, -1 टाइम्स मल्टी कर लीजिए। -1 टाइम करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है बेटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो ये मैंने 1 टाइम्स करूँगा तो ये क्या होगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्लस 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 29। तो ये आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 10 आ गया। आप फैक्टराइज कर दीजिए, आपका इसका आंसर पूछा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कर लें, आंसर आ गया है हमारा। देखिए कैसे आएगा? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 29। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग दो फैक्टर में। कैसे? x माइनस 1 इंटू करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 लिख सकते हैं, और प्लस में कितना लिखेंगे? रिमाइंडर 10। तो आंसर क्या, इसकी जगह में क्या लिख दोगे? बिकॉज ये इसकी वैल्यू ही 0 थी, तो 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये 0 हो रखा है, प्लस 10 लिख देंगे। तो आंसर इज 10। कहीं देखिए आंसर दिख रहा है, तो आंसर इज 10। बच्चे समझ पाए क्वेश्चन को? इसमें मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा कंफ्यूज कोई बच्चा हुआ होगा तो मैं उसको बता दूं कि इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं किसी 7 को डिवाइड किया हूं 3 से, तो मेरा लॉजिकल ब्रेन क्या बोलेगा? इसको क्या करना चाहिए? 3 2 6 लिखूंगा तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मैं 7 को ऐसा लिख सकता हूं ना कि 3 2 6 प्लस 1 लिखूंगा तो वो 7 होगा। अब बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन, हाँ यही यूज़ किया हूँ मैं यहाँ पर। देख लीजिए आप एक बार, मैंने क्या किया? डिवाइड किया है तो जो आया है टर्म इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया है, और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दिया है। तो रिमाइंडर जैसे ऐड किया तो बच्चे ये पूरा कंप्लीट वैल्यू के बराबर आ गया है। कंप्लीट वैल्यू मतलब ये देख लीजिए, डिवीजन के बाद का कॉन्सेप्ट, आपकी डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये डिवीजन पैटर्न को मैंने फॉलो कर लिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हुआ होगा, लेकिन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार। आप पेपर के लिए इतना ही तैयार करके रखेंगे अपने आप को कि सर मैं पूरा तैयार हूँ। मतलब देखिए, तैयारी का ये मतलब है जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसके हर लेवल तक के क्वेश्चन बन जाना। और तैयारी का ये मतलब नहीं हर जगह से थोड़ा थोड़ा खा के आ गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरा पेट भर गया। देखिए इस टाइप का पेट तो भर जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर होगा। तो दिमाग में आप ये लोड ले लीजिए कि भाई मैं जो चैप्टर करूँगा उसको सॉलिड करूँगा, क्योंकि हर चैप्टर के अपने पर्टिकुलर मार्क्स हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स आने वाले चैप्टर को मैं डील कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस मच इज -4, मतलब इसका जो अधिकल्पित मान जो दिया हुआ है वो -4 के बराबर दिया है। तो ये जेड जो लोकस है वो किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित कर देगा, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इंडिकेट करेगा? या वो स्ट्रेट लाइन को बताएगा, या पैराबोला को बताएगा, या फिर सर्कल को बताएगा, या फिर इलिप्स को बताएगा, मतलब दीर्घवृत्त को बताएगा, या फिर वृत्त को बताएगा, या फिर पैराबोला मतलब परवलय बताएगा, या फिर सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। इसके बारे में हमको समझना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी बोला इसका जो इमेजिनरी पार्ट कितना दे दिया है? -4 दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक ये है बेटा कि पहले जेड को आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। तो जेड को हम मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू x + iy ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ
क्या लिख देंगे, x प्लस आई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई इंटू आई प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चे, हम सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बनेगा 2x प्लस 2ay प्लस 1 डिवाइडेड बाय xi माइनस आई प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस 1 होगा बच्चे। आप देखिए इसमें 2x प्लस 2ay जो होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये -1 होती है, इसलिए xi माइनस वाई बन जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये पर्टिकुलर पार्ट आ चुका है, बट ये पार्ट अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले एक बार रिपीट चेक कर लें क्या है कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो भी पार्ट देगा ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न में दिया रहेगा तो हमें पता नहीं रहेगा कि ये कॉम्प्लेक्स को कैसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए इसको किसी टर्म के इक्विवेलेंट लेंगे, जैसे z इज इक्वल टू हम ले लेंगे x प्लस आई वाई, और ये z जो x प्लस आई वाई है इस z की प्लेस में हम पुट कर लेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय i टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेने के बाद सिंप्लीफाई होगा और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास एक टर्म आ जाएगा जिस टर्म तक मैंने आपको यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो ये टर्म हमारे पास आ चुका है, हमारे टर्म इस पैटर्न में आ चुका है। तो इसको हमको रैशनलाइज करना है। मैं अगला स्लाइड बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा बेटा, रुक जाइए। तो हमारे पास क्या आ गया पैटर्न, हमारे पास आ गया 2x प्लस 1 प्लस 2ay डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया था ix माइनस y प्लस 1। शुड आई चेक? तो ये पार्ट अपने पास नीचे वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको रैशनलाइज कैसे करा जाएगा कि 2x प्लस 1 प्लस 2ay वैसे ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई एक ग्रुप में प्लस ix लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई इस तरीके करेंगे बच्चे। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है। 1 माइनस वाई ऊपर रहेगा, माइनस ix हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई फिर लिखेंगे माइनस ix। सॉल्व करिए, नीचे वाला टर्म क्या होगा बच्चे, देखें नीचे वाला टर्म होगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस आई वाई का जो स्क्वायर होगा आई स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगा बच्चे। मैंने आई स्क्वायर के प्लेस में -1 लिखने वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ऊपर वाला पार्ट क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 1 प्लस 2ay। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इतनी सारी कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन का ही पेपर है। पेपर उतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बन रखे हैं और हर एक वीडियो में इतना सिंपल क्वेश्चन बना रखा है जो पेपर में आता ही नहीं है। तो आपको डेफिनेटली आपको क्लियर रहना है कि यार ये चीज़ें नहीं आ रही पेपर में, आप सिर्फ वीडियो देखते रह रहे हैं, उनका बस वॉच ओवर बढ़ा रहे हैं और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको उड़ेलते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वही क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे साथ जेई के बच्चों के साथ भी होता है। जेई के क्वेश्चन दिन भर जब देखो उन बच्चे लोगों को वो आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम देखते रहते हैं और उनका पेपर में एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, वो बैठ जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा, देखिए टर्म्स में देख लीजिए 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई आप एक ग्रुप में रख लेंगे और नेक्स्ट होगा i टाइम्स ऑफ x ऑफ 2x प्लस 1 एक ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट ग्रुप में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ आई वाई इंटू 1 माइनस वाई रहेगा और लास्ट टर्म होगा आई स्क्वायर मीन्स प्लस हो जाएगा वो, तो प्लस 2xy हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे इसमें सिर्फ रियल इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन में बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू इज -4। अभी हमारे पास देखिए दो पार्ट दिख रहा है, एक रियल पार्ट वाले दिख रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। जिसमें आई का मल्टीपल होगा वो इमेजिनरी होगा, तो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। तो एक बार देख लें क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन iz y प्लस 1 इक्वस टू -4 क्वेश्चन में दे रखा है। मैं क्वेश्चन लिख लिया और जो सोल्यूशन मेरे पास इमेजिनरी पार्ट का आया है वो है 2y इंटू 1 माइनस वाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर आया है इज इक्वल टू -4 आया बच्चे। अब हमको क्या करना है, इसका बस सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इससे कौन सा इक्वेशन आ रहा है आप देखेंगे, 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू -4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर आ गया है। इसे और सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। इसका सिंप्लीफाइड इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, ये वो इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है। देखिए अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के दोनों सेम होते हैं तो कौन सा इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल है बच्चे। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेटली ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, मैं मानता हूँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए तो इससे लोअर बैंड के ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और इससे लोअर लेवल के क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत नॉलेज दे दिया होगा। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 9 हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इन द पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z iz और z प्लस iz के पैटर्न में दे रखा है। देखिए एक तो पहली बात है कॉम्प्लेक्स पैटर्न में एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, मैं इसको पहले बता दूं आपको ईजी लगेगा। जब भी ऐसे टर्म्स होंगे तो इनको कॉम्प्लेक्स पैटर्न के टर्म को हम लोग डिटरमिनेंट पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, जैसे भी दिया है हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, एरिया निकालते समय डेल इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ जो दिया है हमारे पास अवेलेबल पॉइंट्स। एक पॉइंट जेड दिया है तो जेड लेना, उसका फिर उसके बाद में कॉन्जुगेट लिखना और फिर 1 ले लेना, ऐसा लिख लोगे आप। 1/4 करना है, 1/2 नहीं करना है। एरिया वाला पैटर्न 1/2 वाला मत लगाना, क्योंकि हम लोग साथ में कॉन्जुगेट करने का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन में फॉर्मूला में इसका 1/4 टाइम्स होगा। यहाँ हुआ जेड बार 1 आ गया। नेक्स्ट है देखिए आई जेड है अपने पास, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आई का कॉन्जुगेट -i हो जाएगा और जेड हो जाएगा यहाँ पर जेड बार, और ये 1 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जेड प्लस आई जेड है तो ये जेड प्लस आई जेड एज इट इज लिख दो। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, जेड बार -i जेड बार हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये एरिया का पैटर्न आ गया। अब इस एरिया को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर डिटरमिनेंट है क्वेश्चन, अगर 1 दिया है तो बहुत इजी है क्वेश्चन, बिकॉज ये दोनों को 0 कर सकते हैं। R2 टेंस टू हम लोग R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन देगा। वैसे ही R3 टेंस टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R3 माइनस R1 कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा यहाँ पर डील कर लें, थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। 1/4 टाइम्स लिखूंगा यहाँ पर, ये जेड बार यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं। अब देखिए इसको पार्ट करेंगे तो -i में से जेड माइनस होगा, -i में से बार में से -z बार माइनस होगा और उसके बाद वाला टर्म 0 आएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, जब इसको इससे माइनस करूँगा तो ये आएगा i और इस टर्म को इससे माइनस करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास आएगा -i बचेगा और फिर से लास्ट वाला टर्म 0। तो मैं ये वाला टर्म को मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ कि ये टर्म आने वाला है। चलिए कौन सा टर्म आ रहा है, जेड बार 1 आ रहा है, i जेड माइनस जेड बार आ रहा है और फिर क्या आ रहा है हमारे पास i जेड और 0। चलिए लेट वी मूव द क्वेश्चन। हमारे पास 1/4 टाइम्स था, जेड था, जेड बार था, 1 था। नेक्स्ट टर्म क्या आया था हमारे पास, इसमें हमारे पास आ चुका था आई जेड माइनस क्या था, जेड था हमारे पास -i जेड बार माइनस जेड बार था और फिर 0 था। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या था, आई जेड बार आई जेड और ये -i जेड बार था और ये वाला टर्म 0 था। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टर्म 0 आ चुका है, सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये टर्म सॉल्व करना है, 1/4 लिख लेंगे और डिटरमिनेंट सॉल्व होगा ये 1 वाला पैटर्न का। तो मतलब यहाँ आएगा आई जेड माइनस जेड और यहाँ पर आएगा -i जेड माइनस जेड बार, फिर ये आएगा आई जेड और -i जेड बार हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे
और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद सॉल्व होगा। इसमें एक खास चीज़ याद रखना, जेड इंटू जेड बार होता है, इसको मॉड जेड का स्क्वायर लिखा जाता है। इसे सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर आने वाला है। सॉल्व कर लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद का स्टेज है बेटा, ये सॉल्व करने का कैंसिल हो जाएगा, इसका आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। बच्चे थोड़ी कैलकुलेशन आप भी पैरेलली करते जाइए, या हमारा स्लाइड आगे बढ़ते जाएगा। चलिए एक बार देख लें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 1/2 टाइम्स ऑफ जेड का स्क्वायर आया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप तुम लोग समझ में आया होगा। थोड़ी एक छोटी कैलकुलेशन आप साथ में कर लेंगे। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास ओमेगा दे दिया है, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दे दिया है, और इसमें दिया है लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी ये समझना है। तो लेट वी स्टार्ट। और क्वेश्चन में ऑलरेडी एक खास चीज़ बता दी गई है कि डिटरमिनेंट इसका पार्ट क्या हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसे सॉल्व करने का पैटर्न क्या है पहले आप समझ जाइए। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया जा सकता है। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, एक बार एक स्टेप आपका ईजी हो जा रहा है। x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, देखिए नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट फिर से ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और लास्ट वाला टर्म देखिए फिर से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, 1 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस ओमेगा आ रहा है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। आप एक खास चीज़ जानते हैं और एक रूल भी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कलर दिख नहीं रहा है, इसका कलर मैं ब्लैक में लिख देता हूँ। हमारे पास रूल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें एक जगह तो दिख रहा है 0, दिख रहा है कहाँ पर 0 हो रहा है, देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इनको लेने से भी 0 होगा। तो इसका सिंप्लीफाई आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा x और x, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 और ये x प्लस ओमेगा। अब ये क्वेश्चन में पूछा है ये एग्जैक्टली ये वैल्यू 0, ये वैल्यू पे क्या आएगा, x क्या होगा। डेफिनेटली आप सोचिए x क्या हो सकता है पॉसिबल, देख के बताइए x क्या हो सकता है। क्या x 1 हो सकता है कि x, ये याद रखिए x तभी 0 होगा, तभी ये पूरा डिटरमिनेंट 0 होगा जब मैं x की जगह में 0 पुट करूंगा। एक बार देखिए ऑप्शन कहीं x 0 दिख रहा है, यस। एक बार x की जगह 0 रख के देखिए, जब x की जगह 0 रखेंगे तभी डेल 0 आएगा, अदरवाइज किसी केस में 0 नहीं आ रहा है। आप इसको सबको अलग अलग रफली करके चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा किसी केस में नहीं आ रहा है। आप x की जगह 1 ले लोगे तो भी सिंप्लीफाई करने से भी 0 नहीं आ रहा है, और ओमेगा लेंगे तो भी नहीं आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक कंडीशन में 0 आ सकता है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा आपको। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये डिटरमिनेंट, देखिए क्वेश्चन क्या है, आज के क्वेश्चन में कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है लेकिन डिटरमिनेंट पैटर्न में पूछ रखा है। तो इसमें आपको डिटरमिनेंट की पैटर्न की वो आइडेंटिटी पता होना चाहिए। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाना है, सॉल्व करना है, इनको ऐड कर लेना, ये पैटर्न आ जाएगा डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये सिंप्लीफाई आ जाएगा सॉल्यूशन। तो इसका फाइनल आंसर पैटर्न आ जाएगा हमारे पास x ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 x 1 और x प्लस ओमेगा। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को अब आंसर से वापस जाना पड़ेगा। अब पूछा है क्या x की वैल्यू 1 होगी, क्या x की वैल्यू ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी या 0 होगी। इतना चेक करके देखने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन में x इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो यहाँ 0 रख के देख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ओवरऑल 0। देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक और आ गया बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा है और z की पावर 14 तक दे दिया है। यार z तो ठीक है लेकिन z की पावर 14, टेंशन, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, टेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन पहले तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, इतना तो कर लो आप। क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू 7 माइनस आई अपॉन 3 माइनस 4i। पहले रैशनलाइज कर लेंगे, भाई मैं रैशनलाइज भी नहीं करूँगा ऐसा मत बोलना यार। तो 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i। चलिए सिंप्लीफाई कर लिए, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 25 बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, है ना। ऊपर वाला टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 21 प्लस 28i माइनस 3i
और ये आ गया आपका +4। अच्छा, तो ये आ गया अपने पास 25 + 25i अपॉन 25। इट मीन्स ये बन गया 1 + आयोटा। क्या बन गया? जेड। जेड क्या आ गया? 1 + आयोटा बन गया। तो यार जेड कब होता है 1 + आयोटा? याद करिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड कर सकता हूँ ग्रुप में। ये कब करते हैं? मैथ्स वाले सब जानते हैं। ये जब आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसमें जेड = r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पैटर्न बना रहे हैं अपन। आया समझ में? तो जेड क्या, आर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेफिनेटली आर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर हो जाएगा हमारे पास, देखिए r = √2। आर क्या बन जाएगा हमारे लिए? √2 आ जाएगा आर। और थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये पैटर्न समझ में आया? बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न को पढ़े नहीं हैं, तो मुझे बता दीजिए, फिर से रिपीट करता हूँ। √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करना है। ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा के पैटर्न में बदल गया। तो ये z बेटा ये बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ e⁻i π/4 बन जाएगा। इसको यूलर पैटर्न बोलते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, यूलर पैटर्न एक बार देख लीजिए कैसा होता है। जैसे अगर z = हमारे पास r cos थीटा प्लस i sin थीटा देगा, तो इसको यूलर पैटर्न में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? z = r × e⁻i थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर हियर वी हैव z = √2 टाइम्स ऑफ e⁻i π/4 हो गया है। मेरे पास क्वेश्चन बोला है z की पावर 14 निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा? √2 e⁻i π/4 होल पावर कितना कर दूंगा मैं? 14 कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब कुछ करना नहीं है, आपको √2 की पावर 14 लिखना है। ई की पावर में देखिए पावर में मल्टीपल हो जाता है, ये π/4 इंटू क्या बन जाएगा? 14 आ जाएगा। तो अब सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, ये 1 ज़ा हो जाएगा, ये 2 ज़ा हो जाएगा और ये 7 ज़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? और आगे सॉल्व करने से √2 की पावर जो 14 होती है ना, वो 2 की पावर 7 बन जाती है। और ये i की पावर क्या हो जाएगा? 7π/2 हो जाएगा। i की पावर क्या हो जाएगा? 7π/2। अब लॉजिकली सोचिए, i की पावर 7π/2 मतलब क्या बनेगा? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 7 इंटू, सर वापस रिटर्न लिख लें तो ये लिख सकते हो cos e की पावर है, याद रखना e की पावर है cos 7π/2 प्लस i साइन 7π/2। और 7π/2 मतलब कितना होगा? ये 7π/2 मतलब 0 होगा cos में, और इसकी वैल्यू होगी 1। तो मतलब आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 की पावर 7, इसकी वैल्यू हुई 0, इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 मीन्स 1 इंटू आई। तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास i इंटू 2 की पावर 7। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कवर कर दिया। z = 7 - i अपॉन 3 - 4i दिया था हमें। z की पावर क्या पूछा था? 14 क्या होगा? चलिए बच्चे, ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और हमारे चांसेस ये हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन ये है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे x + iy दे रखा है हमारे पास, होल पावर 1/3 लिख दिया है, = a + ib लिख दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, होल क्यूब करेंगे तो ये x + iy = a + ib का होल क्यूब बन जाएगा। यहाँ तक पैटर्न समझ में आ गया होगा। आप एक काम करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट लेने के बाद भी सोल्यूशन कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। x + iy कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? a³ + 3a² ib + 3a ib का होल स्क्वायर प्लस ib का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? a³ और कुछ होगा i³ वाला कोई टर्म, हाँ कैंसिल होगा, हाँ ये -3ab² एक ग्रुप में आ जाएगा, i का मल्टीपल एक ग्रुप में आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3a² b - b³ आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास x + iy की वैल्यू आ चुकी है। आप कंपेयर कर लेंगे, x क्या बनेगा ये और y बन जाएगा ये। तो x और y की जगह में वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए बच्चे हमारे यहाँ तक आ चुका है। x = हमारे पास आया a³ - 3ab² है, और y = हमारे पास क्या आ गया है? 3a² b - b³ है। क्वेश्चन पूछा है x/a + y/b क्या होगा? कुछ नहीं, आप इसकी जगह
ए से डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट टर्म को, वो क्या बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3b² आ जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट को अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 3a² माइनस b² आएगा। आप इस पार्ट को देख लीजिए, ये कुछ ऐड हो सकता है इसमें, डेफिनेटली होगा। a² वाला इस टर्म से ऐड हो जाएगा, 4a² आ जाएगा माइनस क्या बन जाएगा 4b² बन जाएगा। 4 कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, a² माइनस b² आएगा। तो अब देखिए आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो हमारा आंसर है फर्स्ट वन। हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 सेटिस्फाई दिस कंडीशन। और इसमें दे दिया है ट्रायंगल का एरिया किस टाइप का होगा, कौन सी टाइप का ट्रायंगल होगा, क्या जिसका एरिया √3 होगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, या फिर और अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस टाइप का क्या क्वेश्चन, किस पैटर्न का ये सोल्यूशन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है z1 माइनस z3 जो दिया है माइनस z2 माइनस z3, इसकी वैल्यू दे दिया है हमारे पास, दैट इज़ 1 माइनस i√3/2 दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का पैटर्न है कि इसका मॉडुलस निकाल दे। जैसे ही मॉडुलस निकालेंगे, तो जैसे ही आप मॉडुलस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि z1 माइनस z2 z3 जो अपॉन मॉडुलस में z2 माइनस z3 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं पता है ना आपको। मॉडुलस इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ बहुत लोग का आंसर आ रहा होगा। इसे सॉल्व करने से आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स 2 आने वाला है, 2/2 मीन्स 1 आएगा इसका वैल्यू। तो मैंने z1 माइनस z3 जो होगा वो इक्वल होगा z2 माइनस z3 के। मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, पहला कंडीशन पता चल गया कि ये दो भुजाएं तो बराबर होंगी। z1 z3 का जो डिफरेंस है और z2 और z3 के बीच का डिफरेंस है वो दोनों सेम है, मतलब दो रेखाएं तो बराबर होंगी। समबाहु तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें कहीं पर समबाहु वाला कंडीशन आया है, ये बोला है आइसोसेलेस, मतलब समद्विबाहु वाला कंडीशन आ चुका है, मतलब ये आइसोसेलेस की बात हो चुकी है। एक और कंडीशन बचा है, क्या पता ये तीनों इक्वल हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3 में -1 कर लीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही आप -1 करेंगे तो इसमें से एक पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये z1 माइनस क्या बन जाएगा, जैसे इसमें माइनस किया जाएगा तो ये z2 हो जाएगा अपॉन z2 माइनस z3 हो जाएगा। तो इसमें भी माइनस हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन में क्या होगा आपके पास, क्या डेवलप होगा, -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चे, फिर से इसका मॉडुलस निकालेंगे। जैसे ही मॉडुलस निकालोगे तो इसका रिजल्ट भी 1 आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, z1 माइनस z2 जो है किसके बराबर आ रहा है, 1 के। इसका सोल्यूशन इसके भी डिवाइड बाय करने से 1 आने वाला है, तो इक्वल होगा z2 माइनस z3 के। इससे क्या समझ में आया कि ये दोनों भी डिस्टेंस इक्वल हो गया। ये डिस्टेंस तब इक्वल होता है जब वो क्या होगा कि तीनों साइड, तीनों जगह पर इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। सभी इक्वी डिस्टेंस से तब होंगे तब जब वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो बच्चों, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर के दे दिए हैं और इसमें ऐसा रिलेशन है कि z1 इक्वल्स टू z2 है, z2 इक्वल्स टू z3 दिया है, 1/z1 1/z2 1/z3 इक्वल्स टू 1 दे दिया है। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे बच्चे याद कर लिए होंगे आंसर इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। क्यों आता है वो बता दे। ये इसका रीज़न है कि देखिए हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ा होगा z² जो होता है z इक्वल्स टू 1 है, तो z² इक्वल्स टू भी 1 होगा, तो z इंटू z बार जो होता है वो 1 हो जाता है। तो जो z बार बनता है ना उसको लिख सकते हैं अपन 1/z। क्या लिख सकते हैं, 1/z। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 दे दिया है, आपको दिख ही रहा है, इक्वल्स टू दे दिया है 1। आप इसको देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, z बार के। इसको क्या लिख सकते हो, z1 बार लिख सकते हो, इसको z2 बार लिख सकते हो, इसको z3 बार लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1। अब कॉन्जुगेट में सबको साथ में कॉमन कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, आपको पता है ना। तो इस कॉमन कॉन्जुगेट जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा 1 के। इसका मतलब है z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी था। फिर से बता दूं, एक ही प्रॉपर्टी लगी है बच्चे इसमें। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोलती है
कि मॉड जेड का जो स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार होता है। पहला प्रॉपर्टी लगा है। सेकंड प्रॉपर्टी लगा है कि हम जो जेड बार है ना कंप्लीट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार जो होता है उसको हम लोग जेड बार के इक्वल लिख सकते हैं, इंडिविजुअल जेड बार के इक्वलेंट भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी लगी है और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में समझना क्या है, देखिए ये i की पावर n प्लस 1 का पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो समेशन पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए समेशन में क्या लिखा है, n इक्वल्स टू 1 to 13 है। ये i की पावर n जो है बच्चे, i की पावर n दोनों ग्रुप से कॉमन निकल सकता है। देखिए इसको 1 प्लस i लिख सकते हैं। बच्चे कुछ समझ में आया? सोच के देखिए क्या लिखा मैंने, ये i की पावर n प्लस 1 है, इसमें से i की पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। इसे क्यों कर रहे हैं सर? इसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक साथ सॉल्व करूँगा तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। समेशन आया है, बच्चे वैसे ही डर जाते हैं समेशन आने के बाद। इसकी पावर 13 तक जाएगा। i की पावर n लिखा हूँ, i की पावर n इंटू आई लिख सकता हूँ। फिर क्या करूँगा अगले स्टेप में, जिस पे समेशन है उसको साथ में लिखूँ। n इक्वल्स टू 1 to ये 13 तक है, i की पावर n कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, अंदर में i प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो खास चीज़ है, n वाले टर्म के लिए समेशन है, इस टर्म के लिए नहीं है। इसका मतलब i प्लस 1 आप बाहर कर लेंगे, इनटू में समेशन लिखेंगे n इक्वल्स टू 1 to 13 i की पावर n लिखेंगे। i की पावर n का क्या सेंस है, अब ये सम ऑफ 13 टर्म्स का फॉर्मूला लगना है। आपको जीपी सीरीज़ याद करना पड़ेगा बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1, ये i की पावर 1 हो जाएगा, फिर i की पावर 2 हो जाएगा, i की पावर 3 हो जाएगा, अप टू i की पावर 13 हो जाएगा। अब बात समझ में आए? तो ये जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला है, याद रखें। इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास है 1 प्लस आई एक ग्रुप में। दूसरे ग्रुप की बात करता हूँ, मेरे पास क्या है आई स्क्वायर, आई क्यूब, अप टू क्या है i की पावर 13। आप याद करो कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा जीपी सीरीज़ कैसे लग रहा है एक बार चेक कर लेना। सेकंड टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म से, सेम आंसर आना चाहिए। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना, सेम आंसर आना चाहिए। सब में आई आ रहा है ना, कॉमन रेशियो, तो क्या हो जाएगा वो जीपी सीरीज़ का टर्म होगा। अब आपको फार्मूला याद करना है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला किसके लिए, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अभी तो मेरे को इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो लेस देन 1 ही लेंगे। तो ये क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। अभी देखिए a के प्लेस में, ये देखिए एक टर्म तो 1 प्लस आई तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट टर्म जो a रहेगा उसको लिखूंगा i, उसको 1 माइनस आर मतलब क्या हो जाएगा i की पावर क्या हो जाएगा 13 इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस आई। ये आपके पास आ गया है वैल्यू 1 प्लस आई इंटू आई। ये देखिए 1 माइनस आई की पावर जो 13 होगा वो डेफिनेटली आई आएगा, क्योंकि i की पावर 12 जो होता है वो वैल्यू होता है 1 होता है। तो ये आपके पास टर्म आ गया, नीचे वाला वैल्यू 1 माइनस आई है। इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे आप, तो अपने पास आएगा i टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई। सो आंसर इज i माइनस आई प्लस आई स्क्वायर मीन्स i माइनस 1। देखिए ऑप्शन में क्या है आंसर, i माइनस 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। तो आज की क्लास अभी के लिए ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।